हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूनिट 10 लगभग ख़त्म करने की कगार पे आ गए हैं, जो कि हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी एफएसओ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम जितनी जनजातियाँ आज जो छोटी छोटी जनजातियाँ अन्य जनजातियाँ बची हुई हैं, हम उनको आज की क्लास में पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, है ना। हमने इसके पहले पूरी जितनी बड़ी जनजातियाँ हैं पूरी जनजातियाँ पढ़ ली हैं। भील, गोंड, भारिया, कोरकू, कोल, ये सब जनजातियाँ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। हमारी सिर्फ आज जो छोटी छोटी जनजातियाँ बची हैं, जैसे खैरवार हो गई, पारधी हो गई, उराव हो गई, कंवार हो गई, इन जनजातियों को हम आज की क्लास में ख़त्म कर देंगे। छोटी छोटी जनजातियाँ जितनी भी हैं उनको ख़त्म कर देंगे। एक तरफ हमने कल एक क्लास में संवैधानिक प्रावधान पढ़ा दिए थे, हमारी एक क्लास और करेंगे उसकी, तो उससे हमारे वो संवैधानिक प्रावधान खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह हमारी आप देखें तो 10 से 15 दिन ही हुए हमको चालू करते हुए, और हमारी यूनिट 10 लगभग खत्म होने की कगार पे है। ठीक है। तो आज हम बची हुई जनजातियों को पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो जो आज की हमारी पहली जनजाति है वो है पारधी जनजाति। कौन सी जनजाति है? पारधी जनजाति। याद रखना, पारधी शब्द का जो अर्थ है, पारधी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? शिकार या आखेट करना। आखेट करना किसको बोलते हैं? शिकार को। तो याद रखना, पारधी शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? शिकार करना। क्या है? शिकार करना। पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें महिलाओं को प्रतिबंधित करके रखा गया है कि भैया महिलाएं इस चीज़ का, महिलाएं शिकार में नहीं जाएंगी, इस चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है पारधी जनजाति में। ठीक है। अब बोलेगे आखेटक जनजाति है एक, जो बंदरों का शिकार करके उनका मांस खाना चाहती है। क्या करती है? उनका मांस खाती है। उसको क्या बोलते हैं? पारधी जनजाति। किसका मांस खाती है? बंदरों का मांस खाती है, उसको बोलते हैं पारधी जनजाति। तो क्या करती है? एक आखेटक जनजाति। हमें मेन चीज़ याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कौन सी जनजाति एक आखेटक जनजाति है या शिकार करने वाली जनजाति है, वो है पारधी जनजाति। ठीक है। इसका विस्तार हम अगर देखें तो विस्तार आपको जो मैक्सिमम देखने को मिलता है वो रायसेन और सीहोर वाले एरिया में देखने को मिलता है। अगर आपको एक एरिया याद रखना है तो मध्य प्रदेश के मध्य वाला एरिया अगर देखो तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, ये वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, मैक्सिमम रायसेन और सीहोर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो इसकी कुछ उपजातियां हैं। तो उपजातियां याद रखना, उपजातियां ऐसे याद रखना कि उस चीज़ से रिलेटेड हैं उपजातियां। ठीक है। तो आप देखोगे, पहली देखोगे चीता पारधी। क्या है? चीता पारधी, जो कि चीतों का शिकार करती है। जैसे हमने बोला कि बंदरों का शिकार करके ये लोग उसका मांस खाते हैं, तो चीता पारधी होते हैं जो चीतों का शिकार करते हैं। दूसरे होते हैं भील पारधी। क्या बोलते हैं? भील पारधी। तो भील पारधी जो होते हैं वो बंदूक से शिकार करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? भील पारधी होते हैं जो कि बंदूक से शिकार करते हैं। तीसरे आपको दिख रहे हैं बंदर पारधी। तो बंदर पारधी याद रखना, बंदर का शिकार नहीं करते, बंदरों को नचाते हैं। बंदर को नचाने वाले हो गए बंदर पारधी। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है सीसी का तेल वाले पारधी। सीसी का तेल वाले पारधी, ये क्या करते हैं? मगरमच्छ का तेल निकालने का कार्य करते हैं। याद रखना, आपसे पूछे सीसी का तेल वाले मतलब मगर का तेल निकालने का कार्य करते हैं ये। ठीक है। फांस पारधी शिकार को जाल में फंसाने में माहिर होते हैं। फांस पारधी मतलब फंसाना, फांस पारधी मतलब फंसाना। लंगोटी पारधी मतलब लंगोट पहनने वाले, लंगोटी पारधी मतलब लंगोट पहनने वाले। इसके अलावा टाकिया पारधी, टाकिया पारधी क्या करते हैं? टाँका लगाने वाले। टाकिया मतलब टाँका, या शिकारी टाँका लगाते हैं जो, वो क्या हो गए? टाकिया पारधी हो गए। नेक्स्ट आपको दिखा है गोसाई पारधी, जो कि गहरे वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, वो क्या होते हैं? गोसाई पारधी। तो आपको समझ में आ गया होगी इनकी उपजातियां जो देखने को मिल रही हैं हमें, वो एक तो चीता पारधी देखने को मिल रही है जो कि चीतों का शिकार करती है। दूसरी आपको भील पारधी देखने को मिल रही है जो कि बंदूक से शिकार करती है। क्या करती है? बंदूक से शिकार करती है। तीसरी दिख रही है आपको बंदर पारधी, जो कि बंदर को नचाने का कार्य कर रही है। चौथी सीसी का तेल वाली पारधी, जो कि मगर का तेल निकालने का कार्य करती है। जो पांचवी फांस पारधी, जो कि शिकार को जाल में फंसाने में माहिर है। लंगोटी पारधी मतलब लंगोट पहनते हैं। टाकिया जो टाँका लगाते हैं। गोसाई मतलब गहरे वस्त्र धारण करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि पारधी जनजाति क्या है? एक शिकार करने वाली जनजाति या आखेटक जनजाति है। ठीक है। जो कि आखेटक करती, जो क्या है? बंदर का शिकार करके उसका मांस खाती है। इसका विस्तार अगर देखें तो मध्य प्रदेश के मध्य में देखने को मिल रहा है, भोपाल, सीहोर, रायसेन वाले एरिया में। ठीक है। उपजातियाँ हमने इसकी पढ़ ली। नेक्स्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो गोत्र राजपूतों से मिलते जुलते हैं इसके। आप देखते हैं कि अगर कोई चौहान लिख रहा है, राठी भी लिख रहे हैं ये लोग, सोलंकी लिख रहे हैं, मतलब जो इसके सर नेम इसका देखने को मिलेगा वो लगभग राजपूतों से मिलता जुलता होगा। क्या होगा? राजपूतों से मिलता जुलता होगा। इंपॉर्टेंट इसके अलावा आप देखोगे तो कारगर, याद रखना, इसमें हैज़ लगा लो, डबल स्टार लगा लो। कारगर जो है इसकी एक उपशाखा है। क्या है? उपशाखा है, जो कि काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। तो आपसे पूछेगा कि काले रंग के पक्षियों का शिकार करने वाले पारधी को क्या बोलते हैं? तो कारगर बोलते हैं। ठीक है। इनके देवता हैं चांदी देवी। कौन है? चांदी देवी हैं, और ये बहेलियों को शामिल इसमें
किया गया है। तो आपने ये पूरी तरह से ये पारधी जनजाति को पढ़ लिया। तो आपकी इतनी छोटी छोटी जनजातियाँ ही होंगी आज की क्लास में, और पूरी जनजातियाँ आज हमारी सिर्फ शायद एक जनजाति बैगा बची है, बाकी पूरी जनजातियाँ आज हमारी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आप देख रहे हो पारधी में पढ़ लिया आपने, अखेटक जनजाति है, बंदरों का शिकार, भोपाल रायसेन सिहोर वाले एरिया में पाई जाती है। इसकी उपजातियाँ आपने देख ली हैं। ठीक है, इसके अलावा गोत्रों से राजपूत से मिलता है गोत्र, कारगर जो कि काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं, देवता आपको चांदी देवी और बहेलियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट जनजाति जो आज की हमारी है वो है बंजारा जनजाति। कौन सी जनजाति है? बंजारा जनजाति। कौन सी है? बंजारा। अब हम नेक्स्ट पर क्या पढ़ेंगे? बंजारा जनजाति पढ़ेंगे। बंजारी जनजाति का जो उदय माना जाता है, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है वो राजस्थान से माना गया है। कहाँ से? राजस्थान से। ये अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। किसका? राजपूतों का वंशज मानते हैं अपने आप को। याद रखना कि इनका अभ्युदय जो माना गया है वो राजस्थान से माना गया है। ये अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। यह एक कबीलाई जनजाति है। क्या याद रखोगे? कबीलाई, मतलब कबीलाई पद्धति का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। तो आप याद रखोगे कबीलाई जनजाति कौन सी जनजाति है? बंजारा जनजाति है। इसका विकास आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? आप देखो, मैंने याद रखना है आपको मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र बता रहा हूँ मैं। देखो ये वाला क्षेत्र देखने को मिलता है जहाँ बंजारी जनजाति राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है मंडला। क्या याद रखोगे? मंडला वाले एरिया में भी यहाँ पे आपको देखने को थोड़ा सा मिलता है। तो आप याद रखना मंडला, मंदसौर, मालवा, निमाड़ जो कि थोड़ा थोड़ा सब टच कर रहा है साइड में, पश्चिमी वाले क्षेत्र में। बाकी मंडला थोड़ा सा याद रखना कि मंडला में पाई जाती है बंजारा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे इनके विवाह देखोगे तो विवाह में ऐसा कुछ याद नहीं रखना, वही वाले विवाह हैं विधवा, चढ़, अपहरण, मंगनी, नतरा, राजी बाजी, मतलब ये आप कुछ पिछली जनजातियों में भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना कम है। आपके विवाह वगैरह से क्वेश्चन गौड़ और भील से ही बन जाते हैं, यहाँ तक नहीं आते। ठीक है, इसके नृत्य जो कि हैं, जो है यहाँ पे नृत्य आपको देखने को मिल रहे हैं, नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बंजारा जनजाति के। बंजारा के नृत्य जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से नृत्य? बंजारा जनजाति के नृत्य। बंजारा जनजाति में आपको 3 नृत्य देखने को मिलते हैं। तलवार नृत्य, कौन सा? तलवार, दूसरा डंडावेली और तीसरा मछली। कौन कौन से? तलवार, डंडावेली और मछली नृत्य। तलवार और डंडावेली जो होते हैं याद रखना ये राजपूतों के दरबार में किए जाते थे। याद रखना कौन से? डंडावेली और तलवार। ये पुरुष प्रेरक नृत्य होते हैं और राजपूतों के दरबार में शक्ति प्रदर्शन या मतलब शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यूज होते थे। कौन से? तलवार और डंडावेली। ये डंडा से और एक तलवार से। बाकी जो आपको मछली नृत्य दिख रहा है, ये मछली नृत्य जो होता है वो धार्मिक नृत्य है जो कि पूजा पाठ में जनरली किया जाता है। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य, जो कि पूजा पाठ में देखने को मिलता है। तो 3 नृत्य आपको याद रखना है, तलवार, डंडावेली और मछली नृत्य। कौन सी जनजाति? बंजारा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट देखने को मिल रहा है सिख धर्म से प्रभावित है। याद रखना गुरु ग्रंथ साहिब के अनुयायी हैं ये लोग। अगर आपसे पूछे कि बंजारा जनजाति कौन से धर्म से प्रभावित है तो सिख धर्म से प्रभावित देखने को मिल रही है। प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं, इन्होंने ही कंघा बनाया है। कंघी के आविष्कारक कौन है? कंघी के आविष्कारक कौन है? बंजारा जनजाति वाले लोग हैं। कौन है? बंजारा जनजाति के। ठीक है, विवाह में उड़द का प्रयोग करते हैं, उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं। इसको ये लोग क्या मानते हैं? शुभ मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है गांव की बसाहट को टांडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टांडा, जिसका मुखिया कौन होता है? नायक। तो हमें ये याद रखना है कि गांव की बसाहट को बंजारा लोग क्या बोलते हैं? तो टांडा बोलते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? नायक होता है। ठीक है, क्या होता है? नायक होता है। पटेल और सरपंच का पद भी नायक ही संभालता है। इनमें कौन संभालता है? नायक ही संभालता है। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। क्या है? सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। इनका मुख्य व्यवसाय जो देखने को मिलता है वो मिलता है पशुचारण। कौन सा है? पशुचारण है। बोली बंजारी बोलते हैं, बोली बंजारी बोलते हैं। तो अब अभी तक आप देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने भैया। इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान में इनका अभ्युदय, कबीलाई पद्धति, मंडला, मंदसौर और पश्चिमी वाले क्षेत्र में मध्य प्रदेश के। विवाह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं करोगे चल जाएगा। नृत्य में 3 नृत्य, तलवार, डंडावेली और मछली नृत्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिख धर्म से प्रभावित है, कंघी के आविष्कारक हैं, उड़द दाल का प्रयोग करते हैं, शुभ मानते हैं, गांव की बसाहट को टांडा बोलते हैं। ठीक है, मुखिया कौन हो गया? नायक हो गया। सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय है, प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है, बोली बंजारी। अब एक नाम याद रखना है, श्री रूप सिंह जी महाराज। श्री रूप सिंह जी महाराज इनके आराध्य देव हैं। कौन है? आराध्य देव हैं। इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है मई 2023 में। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका मूर्ति बनाई गई थी इनकी, जो कि इनके आराध्य देव हैं। कहाँ पर बनाई गई? मंदसौर में, भीलखेड़ा मंदसौर में इनकी मूर्ति बनाई गई है। ये चीज़ हमें थोड़ी सी याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी जनजाति बंजारा जनजाति आज की हो गई। अब आप नेक्स्ट देखोगे कंवार जनजाति। कौन सी जनजाति? कंवार जनजाति।
देखो ये हमने आज पूरी छोटी छोटी जनजातियाँ ले ली हैं जितनी हैं, है ना, जितनी हैं पूरी हमने छोटी छोटी जनजातियों को आज ले लिया है। ठीक है, अब हम कौन सी जनजाति पढ़ेंगे आज? तीसरी जनजाति कौन सी हो गई हमारी? कंवार जनजाति। कौन सी है? कंवार जनजाति है। याद रखना जो कंवार जनजाति है ये इनका जो मतलब जो संबंध बोला जाता है इनका तंवर से है। आपने तोमर सुना होगा, क्या हुए? तोमर, जो कि राजपूतों में होते हैं तोमर। ये अपने आप को तोमर मानते हैं। क्या मानते हैं? तोमर मानते हैं। 8 उपवर्ग हैं इसके, जिनमें से एक तंवर है जो स्वयं को तोमर मानते हैं। कौन सी जनजाति के हैं? कंवार जनजाति के लोग हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आप इसके अलावा देखोगे इसका विस्तार जो देखने को मिलता है हमें, इसका विस्तार देखने को मिलता है जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले हिस्से में, जो सीधी, शहडोल, अनूपपुर वाला एरिया देखने को मिलता है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर वाला एरिया देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको कंवार जनजाति का क्षेत्र देखने को मिल जाता है, विस्तार देखने को मिल जाता है। ठीक है, उत्पत्ति कौरव वंशी राजा दुर्योधन से मानते हैं। किससे? अपनी उत्पत्ति कौरव राजा, कंवार मतलब कौरव, कौरव राजा दुर्योधन से ये लोग अपनी उत्पत्ति मानते हैं। याद रखना है हमें चीज़ की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी जनजाति कौरव वंशी है, तो कौरव वंशी कौन सी जनजाति है? कंवार। कौरव से कंवार याद रखना है थोड़ा सा। ये लोग जो होते हैं वो सेना में काम करना अपना परंपरागत कार्य मानती है। मतलब सेना में, फौज में इनका जाना मुख्य उद्देश्य होता है कि हम भैया फौज में काम करें, सैनिक कार्य करें। ठीक है, बाकी आपने विस्तार पढ़ ही लिया। विस्तार हमने बता दिया है कि भैया पूर्वी क्षेत्र में आप देखो शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली वाले एरिया में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी आप इसकी उपजातियाँ देखो, मैंने बताया कि तंवर है, तोमर मानते हैं स्वयं को, छतरी, राठिया, पैकरा, चेखा या चेरवा, दूध खबर। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? तंवर। बाकी ये एक बार रीड करना है बस, इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, लेकिन एक बार आपको रीड करके ज़रूर रखना है कि अगर आपको MCQ दिख जाए तो आप उसको टिक कर सको। तो छतरी, राठिया, पैकरा, चेरवा और दूध खबर। छतरी, राठिया, पैकरा, चेरवा और दूध खबर आपको यहाँ पे कंवार जनजाति की उपजातियाँ देखने को मिल रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज जो कि सभी जनजातियों में अभी तक देखने को मिला है। इसकी पंचायत याद रखना, पंचायत में जो उत्तरदायित्व दिया जाता है 2 व्यक्तियों को दिया गया है पंचायत का उत्तर। एक कुरहा है जो कि गांव का प्रधान होता है। आपसे पूछेगा कुरहा गांव का प्रधान है जो कि कंवार जनजाति से। ये भी देखो कंवार कुरहा, ये चीज़ हमें याद रखना है, कंवार कुरहा। इसके अलावा कंवार का और क्या संबंध हमने बनाया था इसके पहले? कंवार का एक संबंध और बनाया था कि भैया कौरव, कंवार, कुरहा और कौरव, हमें 3 शब्द याद रखना है। ठीक है, 3 शब्द हमें याद रखना है। तो कुरहा जो होता है वो गांव का प्रधान होता है, और सरपंच जो होता है, याद रखना, जो सरपंच होता है वो मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है। जाति पंचायत जो होती है इनकी क्या होती है? जाति पंचायत होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसके प्रमुख को क्या बोलते हैं? नोटिया। क्या बोलते हैं? नोटिया। देखो गांव का प्रधान कौन हो गया? गांव का प्रधान हो गया कुरहा, और जाति पंचायत का जो मुखिया हो गया वो कौन हो गया? नोटिया देखने को मिलता है। ठीक है, 7-8 गांव को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हम चक पंचायत। क्या बोलते हैं? चक पंचायत। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कंवार जनजाति में 7-8 गाँव के लोग, 7-8 गाँव के पंच मतलब मिलके एक पंचायत बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? चक पंचायत बोलते हैं। ठीक है, 7 उपजातियों की पंचायत को हम बोलते हैं सतगड़िया पंचायत। क्या बोलते हैं? सतगड़िया पंचायत। देखो चक पंचायत 7 गाँव, 7 उपजातियाँ, सतगड़िया। 7 गाँव चक पंचायत, 7 उपजातियाँ, सतगड़िया। तो ये चीज़ हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है दुबे के अनुसार, दुबे जी थे जो एक दुबे जी थे, इसके व्यक्ति थे। ठीक है, तो दुबे जी के अनुसार कंवार जनजाति की अदालती कार्यवाही उचित न्याय पर आधारित होती है। तो आपसे ये याद रखना है कि भैया कौन सी जनजाति की अदालती कार्यवाही उचित न्याय पर आधारित होती है? तो हमें याद रखना है कि कंवार जनजाति की जो कि अदालती कार्यवाही होती है वो क्या होती है? उचित न्याय पर आधारित होती है। ठीक है, अब इसके अलावा आप आवास को देखें तो घर के अंदर अनाज रखने के लिए ये खेड़िया या कोठी बनाते हैं। तो याद रखना, कोठी टाइप की ऐसे बना देते हैं मिट्टी की, जिसमें हम अनाज अंदर भर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? खेड़िया या कोठी। अभी भी आपको गांव वगैरह में ये देखने को मिलती है। ठीक है, ये अभी भी देखने को मिलती है। मांस खाना और शराब पीना इनमें वर्जित देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने कंवार जनजाति में क्या क्या पढ़ लिया आप देखो भैया। इसके 8 उपवर्ग हैं। एक तोमर है। ठीक है, तोमर है, उत्पत्ति कौरवों से, फौज में अपना मुख्य कार्य मानती है, पूर्वी दिशा में आपका इसका मुख्य क्षेत्र देखने को मिलता है। बाकी उपजातियों में तंवर याद रखना है। बाकी हमने नाम थोड़े थोड़े एक बार रीड करना है। पंचायत में उत्तरदायित्व में देखें तो कुरहा जो होता है गांव का प्रधान होता है, सरपंच। ठीक है, जाति पंचायत जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके प्रमुख को नोटिया बोलते हैं। 7-8 गाँव के मिलकर जो पंचायत बनाते हैं वो चक पंचायत। 7 उपजातियाँ मिलकर बनाती हैं उसको सतगड़िया बोलते हैं। ठीक है,
दुबे के अनुसार जो कि इनमें उचित न्याय पर आधारित इनकी पंचायती कार्यवाही है, और जिसमें अनाज रखते हैं उसको हम खेड़िया या कोठी बोलते हैं। बाकी इसके अलावा आप देखें इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा होगा कि भैया कवार जनजाति में याद रखना कि गुरावट या विनिमय तथा घर जमाई प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रचलित है? घर जमाई प्रथा प्रचलित है। समगोत्र तो सब में ही वर्जित था। बाकी आपको याद रखना है इसमें घर जमाई बनना मुख्य काम माना जाता है, या विनिमय गुरावट या विनिमय चीज़ है। बाकी इसके नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे नृत्य पूछता है तो नृत्य हमें याद रखना ही है। मुख्यतः 2 नृत्य, कौन कौन से? एक रहस और एक बार। रहस और बार हमें, और मोजली, 3 मोजली या भोजली बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रहस, भोजली और बार, तो 3 नृत्य इसमें हमें बिल्कुल याद रखना ही रखना है। रहस, बार और भोजली। रहस, बार और भोजली। मुख्य व्यवसाय कृषि, ठीक है। तो रहस नृत्य किसका है? कवार जनजाति का। तो इस तरह हमने तीसरी जनजाति भी बेहतरीन ढंग से पढ़ ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट जनजाति जो आज की हमारी है, नेक्स्ट है अगरिया। अगरिया हम गौण में पढ़ चुके हैं, उसको हम थोड़ा सा और अभी देखेंगे, ठीक है। पढ़ तो चुके हैं लेकिन थोड़ा उसके अंदर कुछ है जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि अगरिया जनजाति जो होती है वो गौण जनजाति की एक उपजनजाति है जो कि लोहे का कार्य करती है, लोहे की कारीगरी करती है। लेकिन हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, ठीक है। तो 2 मिनट पहले रुक लें थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं, जब तक आप एक बार इनको पुरानी जनजातियों को देख लें, ठीक है। मैं खोल देता हूँ इनको, ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम कौन सी जनजाति में थे? अगरिया में जनजाति में पहुंच गए थे, ठीक है। तो अगरिया जनजाति अगर हम देखें तो अगरिया जनजाति याद रखना गौड़ की उपजाति है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। लोहे की कारीगरी करती है, ये भी पढ़ा हुआ है। लोहे के प्राचीनतम कारीगर है भैया ये। अब इसमें पढ़ने जैसा तो कुछ नहीं था हमने, क्योंकि पहले पढ़ लिया है। इसका निवास भी आपको देखने को मिल रहा है गौड़ जनजाति जहाँ रहती है, क्योंकि उप जनजाति है। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। याद रखने वाली चीज़ें आप पढ़ेंगे। याद रखने वाली चीज़ ये है कि इसकी उपजातियां हैं। कौन कौन सी हैं? उपजातियां हैं। 2 उपजातियां हमें मुख्यतः याद रखना है, एक है पथरिया अगरिया और एक है खुटिया अगरिया। तो आपसे पूछेगा कि खुटिया या पथरिया किस जनजाति की उपजाति है, तो आप याद रख लेना अगरिया जनजाति की 2 उपजातियां हैं, पथरिया और खुटिया। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके देवता का नाम अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसके 3-4 स्टार लगा के रख लो, ठीक है। देवता का नाम अति महत्वपूर्ण है, जो कि कौन है? लोहासुर हैं। याद रखना धधकती हुई भट्टी में ये होते हैं, और इनको काली मुर्गी का बलि दी जाती है, काली मुर्गी की भेंट दी जाती है, याद रखना। तो आप क्या याद रखोगे कि मुख्य देवता लोहासुर हैं, जो कि धधकती भट्टी में स्थापित होते हैं, और काली मुर्गी की इनको भेंट दी जाती है, ठीक है। इस जनजाति का मुख्य भोजन अगर आप देखोगे तो मुख्य भोजन में आपको सुअर का मांस या पेज को क्या बोलते हैं हम? पेज को, जो कि महुए का वो बनाया पीते हैं ना, मुख्य पेय बोलते हैं पेज को, ठीक है। तो सुअर का मांस और पेज आपको यहाँ पे देखने को, इनका प्रिय भोजन देखने को मिल रहा है। विवाह में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपन पहले भी यही विवाह पढ़ चुके हैं। वधु शुल्क नहीं दिया जाता, बस ये हमें इसमें याद रखना है, ये याद रखना है। नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जनजाति का नृत्य, मुख्य नृत्य अगर देखो तो झरपट और परधोनी हमको याद रखना ही रखना है। तो झरपट नृत्य जरूर पूछेगा आपसे कि झरपट नृत्य कौन सी जनजाति का है, तो अगरिया जनजाति का आप लगा दोगे। परधोनी तो आप बैगा और गौड़ में भी देखने को मिलता है, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी एकदम प्यारी सी अगरिया जनजाति भी खत्म हो गई। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रही होगी खैरवार जनजाति। कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति आपको देखने को मिल रही है। अब इसके आगे आप देखोगे तो 1-2 लाइन की जनजाति हैं, जिनका आपको मुख्यतः क्षेत्र याद रखना है। उनके अंदर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी पूरी जनजातियाँ समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बड़ी जनजाति जो है वो है खैरवार जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति भी एक मुंडा समूह की जनजाति है। किसकी? मुंडा समूह की जनजाति है, ठीक है। मुंडा समूह की, जो कि कत्था निकालने का काम करती है। क्या बनाती है?
कत्था, कत्था जानते हो ना आप, जो पान बनाया जाता है, पान लगता है जिससे कत्था से, ठीक है, कत्था कलर का होता है ये, एक बट्टी टाइप की होती है, साबुन की बट्टी जैसे होती है ना उस टाइप का कत्था होता है, ठीक है। तो कत्था निकालने वाली है, बनाने वाली जनजाति कौन सी हो गई, खैरवार जनजाति हो गई, ठीक है। इसका विस्तार जो आपको देखने को मिल रहा है वो ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, मतलब क्षेत्र आप देखोगे यहाँ पे, तो ऐसे आप मैप बनाओगे जब यहाँ पे, तो आपको ये वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमें थोड़ा सा ये क्षेत्र याद रखना है। आपको मुरैना पता होगा, मुरैना में कत्था बनाने के कारखाने देखने को मिलते हैं। इसी तरह तो आप थोड़ा सा याद रख लेना कि ग्वालियर शिवपुरी यहाँ पे है, इसके आसपास मुरैना के आसपास, और ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है जहाँ सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया जो देखने को मिलते हैं, वहाँ पे भी इसका क्षेत्र देखने को थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। मूल स्थान जो अपना मानते हैं वो मानते हैं कैमूर पहाड़ी, खरियागढ़। कौन मानते हैं, मूल स्थान जो अपना ये लोग मानते हैं वो मानते हैं खरियागढ़, कैमूर पहाड़ी में जो एक स्थान स्थित है खरियागढ़, ठीक है। पन्ना छतरपुर में भी पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कोंधार। पन्ना छतरपुर के खैरवार जो होते हैं, पन्ना छतरपुर के, उनको क्या बोलते हैं, कोंधार, कोंधार, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि खैरवार जनजाति को कोंधार कौन से क्षेत्र में बोला जाता है, तो पन्ना छतरपुर में यहाँ पे देखने को मिलता है। मंडला और बिंद क्षेत्र में इनको खैरुआ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खैरुआ बोला जाता है। तो आपसे याद रखना है कि मंडला और बिंद क्षेत्र में खैरुआ और पन्ना छतरपुर में कोंधार बोला जाता है। पंचायत के मुखिया को महतो मांझी और उप शाखा इनकी बिरहोर है। तो आपसे पूछेगा बिरहोर, जरूर पूछेगा आपसे कहीं ना कहीं, किसी न किसी टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि बिरहोर शब्द जो देखने को मिल रहा है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो खैरवार जनजाति से, इसकी एक उपशाखा है, ठीक है। इनका कार्य वनोपज संग्रह बताया मैंने कि ये क्या करते हैं भैया, कत्था बनाते हैं, वनोपज संग्रह करते हैं, नृत्य इनका कर्मा देखने को मिल रहा है। और बाकी पंचायत का मुखिया महतो मांझी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी खैरवार जनजाति भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। मुख्यतः इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़, इसका विस्तार कहाँ पे है, मूल स्थान खरियागढ़ है, पन्ना छतरपुर में कोंधार और मंडला के बिंद क्षेत्र में खैरुआ बोलते हैं, पंचायत का मुखिया महतो मांझी, उपशाखा बिरहोर, अन्य कार्य इनका वनोपज संग्रह करना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ठीक है। अब हमारी सिर्फ बची हैं छोटी छोटी सी जनजातियाँ, ठीक है। क्या बची हैं, छोटी छोटी सी जनजातियाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल एक एक लाइन की जनजातियाँ हैं, सिर्फ हमें क्षेत्र याद रखना है, इनका क्या करना है, क्षेत्र याद रखना है, ठीक है। जब हम जनजातियों का विस्तार भी जब पढ़ेंगे, याद रखना मध्य प्रदेश की जनजातियों का विस्तार, जो भौगोलिक विस्तार एक टॉपिक दिया हुआ है, एक क्लास का ही टॉपिक है, वो टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसमें भी थोड़ी सी एक दो जनजातियाँ ऐड होंगी, तो उनको भी आप यहीं पर लिख लेना, ठीक है। थोड़ी सी, मैं बोलता हूँ क्या, 1% जनजातियाँ, बाकी आज हमारी पूरी तरह 99% जनजातियाँ आज हमारी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो जो कि पहली जनजाति है वो है हलवा जनजाति। कौन सी जनजाति है, हलवा जनजाति। मैं मैप में भी बताते जाऊंगा कौन सी जनजाति है, हलवा जनजाति। इसका मुख्य क्षेत्र जो देखने को मिलता है बालाघाट देखने को मिलता है। कौन सी जनजाति, हलवा जनजाति। आप मैप देखो यहाँ पे, ये मैंने मैप बना के रखा है, थोड़ा सा छोटा सा मैप बना के रखा है। आप यहाँ पे देख रहे होगे भैया, यहाँ पे एक जनजाति है यहाँ किनारे, जिसमें कौन सी जनजाति है, हलवा जनजाति है। तो आप क्या याद रखोगे कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक हलवा जनजाति नाम से जनजाति निवास करती है। तो आप थोड़ा सा ये याद रख लेना। बाकी दो नेक्स्ट जनजाति है वो है कोरबा जनजाति। कौन सी जनजाति, कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति जो है वो कोल की उपजाति है। किसकी, कोल की उपजाति। अब याद रखो कि भैया कोल की उपजाति है, तो कोल तो पता है कहाँ पे, यहाँ वाले एरिया में निवास कर रही थी, तो ये भी यहीं पे ही निवास करेगी, छत्तीसगढ़ की सीमा पे। इसकी पंचायत को हम मयारी बोलते हैं। ये मयारी थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि पूछा गया है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, तो मयारी थोड़ा सा याद रखना कि मयारी, इसको क्या बोलते हैं, मयारी को पंचायत की है, किसकी जनजाति की, कोरबा जनजाति की ये पंचायत देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जनजाति है कोलम जनजाति। कौन सी, कोलम जनजाति। कोलम जनजाति जो देखने को मिल रही है, ये महाराष्ट्र से लगने वाला एरिया, जो कि छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलती है। आप याद रखना कोलम, थोड़ा सा याद रखना कि जहाँ सीमा महाराष्ट्र से मिलती है, छिंदवाड़ा, सिवनी और कौन सा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट वाले एरिया में आपको कोलम जनजाति देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपने बिरहोर पढ़ ही लिया, बिरहोर खैरवार पढ़ा अभी जस्ट हमने, खैरवार की उपजाति है ये बिरहोर, शहडोल में छोटे समूह में पाई जाती है। हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था भैया जो कि बिंद वाला एरिया है, बिंद वाले एरिया में बिरहोर जनजाति पाई जाती है, या उपशाखा है किसकी, खैरवार जनजाति की उपशाखा है बिरहोर, जो कि शहडोल वाले एरिया में एक छोटे समूह में पाई जाती है। इसके अलावा आपको बिहार जनजाति मिल रही होगी, बिहार। कौन सी जनजाति, बिहार। तो बिहार जनजाति भी टीकमगढ़ सीधी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। देखो आप क्षेत्र देखो कि बिहार जनजाति कहाँ पे, ये वाले एरिया में, ये वाले माफ करना, ये वाले एरिया में बिहार जनजाति टीकमगढ़ और
छतरपुर वाले एरिया में पाई जाती है, सीधी टीकमगढ़ वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको दिख रही होगी माझी, कौन सी, माझी जनजाति। हमको जनसंख्या याद बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल आपको नहीं पूछेगा यहाँ से, बस आपको क्षेत्र जरूर याद रखना है कि माझी जनजाति वो जो कि ग्वालियर, रीवा, आप देखो मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ कि एक तो ऊपर वाला एरिया, मध्य प्रदेश के ऊपर वाला एरिया, और थोड़े थोड़े से बीच में जिले देखने को मिल रहे हैं भोपाल वाले एरिया, जैसे भोपाल हो गया, इसके अलावा इंदौर हो गया, बीच में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। बाकी आपको पूर्वी एरिया तो यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है माझी जनजाति का। तो आप देखो ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, दतिया, इंदौर, श्योपुर। तो उत्तर भारत का मतलब उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र तो पूरा ही है। बाकी बड़े शहर याद रख लो, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रीवा आपको यहाँ पे माझी जनजाति में देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा और कौन सी जनजाति है भैया, पाव, कौन सी जनजाति, पाव जनजाति, कौन सी जनजाति, पाव जनजाति। तो पाव जनजाति भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, शहडोल, अनूपपुर, शहडोल और अनूपपुर सतना वाले एरिया में यहाँ पे देखने को मिल रही है। पाव जनजाति कहाँ, शहडोल, अनूपपुर, सतना। मैप में बनाना याद रखना, आप जब भी नोट्स बनाना ना थोड़ा सा मैप बना के देख लेना, ऐसे मैप बना के आपको थोड़ी चीज़ें याद रह जाती हैं। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया शहडोल, अनूपपुर और सतना वाला एरिया देखने को पाव जनजाति देखने को मिलती है। इसके अलावा और कौन सी जनजाति भैया, आगे देखो, आंध्र या आंध्र जनजाति, आंध्र या आंध्र जनजाति। ये याद रखना, जो आंध्र जनजाति है वो कि जो छिंदवाड़ा की पैनगंगा नदी घाटी में पाई जाती है। तो याद रखना मुख्यतः छिंदवाड़ा, आंध्र कहाँ पे है, आंध्र या आंध्र कहाँ पे है, छिंदवाड़ा में, जो कि पैनगंगा नदी घाटी में पाई जाती है। 1971 की जनगणना में इसकी संख्या सिर्फ 8 थी, 8 लोग थे सिर्फ आंध्र या आंध्र जनजाति के। 7 वाहन राजाओं की उत्पत्ति से मानते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में जानकारी मिलती है आंध्र या। आपसे पूछेगा कौन सी जनजाति की जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है, तो आप याद रखना आंध्र या आंध्र जनजाति। ठीक है, थोड़ा सा ही हमें याद रखना है। बाकी नेक्स्ट है मवासी जनजाति, कौन सी, मवासी। आप मवासी जो पढ़ते हो, ये मवासी जनजाति लगभग गोंड की उप जनजातियों में इसका नाम आप पढ़ते हो। ठीक है, गोंड की उप जनजातियों में, या इसका थोड़ा सा कोरकू में भी आपको नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें, ये जनसंख्या याद नहीं रखोगे चल जाएगा। बाकी क्षेत्र आपको याद रखना है भैया, जहाँ गोंड और कोरकू रहती है उसी वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलेगी छिंदवाड़ा। कहाँ पे, छिंदवाड़ा। बाकी इसके अलावा आपको होशंगाबाद, बैतूल ये आसपास में ही है, निमाड़ तो ठीक है। बाकी भोपाल, सतना थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, सतना। ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल, सतना। नेक्स्ट देखोगे आप भानुक, भानुक नहीं धानुक। तो धानुक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। धानुक ऐसे इम्पोर्टेंट है कि भैया क्षेत्र पूछेगा तो आपसे मुख्यतः याद रखना है ये वाला एरिया। कौन सा, ये वाला एरिया। धानुक जनजाति कहाँ पे, ऊपर वाले एरिया में, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले एरिया में, और थोड़ा सा फैल गई ये मध्य भारत वाले एरिया में। जो मध्य भारत है ना हमारा, मध्य भारत जब हम भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं तो उस वाले एरिया में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना, तो मुख्य क्षेत्र ऊपर वाला हो गया। बाकी थोड़ा सा हमको याद रखना है कि भैया ये पश्चिम वाला क्षेत्र, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, ये आपको पश्चिम वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र और पश्चिम वाला क्षेत्र आपको धानुक में धनुष बनाएंगे, याद रखना। ऐसे धनुष बना लो, ऐसे धनुष बना लो आप मैप में। तो धनुष जब बनाओगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, देखो झाबुआ, रतलाम। ठीक है, झाबुआ, रतलाम, यहाँ से उज्जैन क्रॉस हो जाएगा, ऊपर चले जाओगे तो ऊपर वाली क्षेत्र दिख जाएगा, यहाँ पे इंदौर दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति छोटी सी हमारी वो है कौन सी, सौर या सौर जनजाति। सौर या सौर जनजाति, सौर या सौर जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है भैया, याद रखना, थोड़ा सा याद जरूर रखना कि ये जनजाति जो पाई जाती है मध्य प्रदेश के, सौर या सौर। मैप बनाओगे जब आप मैप बनाओगे, ऐसे मैप बनाओ, बेहतरीन मैप बना के देख लो, थोड़ा सा ये सही नहीं बना। यहाँ वाले एरिया में देखो, ये दमोह, भोपाल, सागर, छतरपुर, ये वाला एरिया दिख रहा है ना, कौन कौन, दमोह है यहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा पन्ना के आसपास, सागर यहाँ पे दिखेगा, छतरपुर दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा शिवपुरी, और शिवपुर में थोड़ी सी देखने को मिलती है कौन सी, सौर या सौर। तो आपसे मुख्यतः क्षेत्र जो पूछेगा ना, ये छतरपुर वाला पूछेगा कि सौर जनजाति कहाँ पाई जाती है, छतरपुर वाला। इनके देवता कौन है, भवानी या दूल्हा देव बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, दूल्हा देव या भवानी। तो क्षेत्र हमें जरूर याद रखना है। ठीक है, अब हमारी लास्ट 3 जनजातियाँ और बची हैं, पूरी जनजातियों की लास्ट 3 जनजातियाँ। ठीक है, इसके साथ ही हमारी पूरी जनजातियाँ समाप्त हो जाएंगी। 2024 के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, भिम्मा जनजाति का क्षेत्र पूछा गया था। तो आपको ये छोटा सा मैप याद रखना है कि भैया ये वाला एरिया है,
ये वाला एरिया है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर ये आप पढ़ सकते हो। शहडोल, तो ये वाला एरिया आप पूर्वी क्षेत्र थोड़ा सा ये याद रखना था, और जिसमें आप क्वेश्चन सही कर ले जाते। ठीक है, क्वेश्चन सही कर ले जाते। तो गौड़ जनजाति की उपजनजाति है, घुमंतु जनजाति है, याद रखना। भीम से स्वयं की उत्पत्ति मानते हैं ये लोग। भिम्मा जनजाति भीम से उत्पत्ति मानते हैं। स्थायी निवास नहीं करते, गौड़ों के साथ आश्रयदाता ये आश्रय के रूप में रहते हैं। क्षेत्र मैंने बता दिया, शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला। शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला। इनका मुख्य व्यवसाय कौन सा है? नाचना और गाना, और स्त्री श्रृंगार प्रिय हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन मैंने क्या बोला, क्षेत्र ही पूछेगा, क्षेत्र ही पूछेगा। तो क्षेत्र आप इनका छोटी छोटी जनजातियों का क्षेत्र ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रधान कौन है? प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति भी गौड़ जनजाति की उपजाति ही है। गौड़ जनजाति की उपजाति ही है, जिसका अर्थ क्या है? मंत्री। संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? मंत्री। गौड़ राजाओं के मंत्री हुआ करते थे ये लोग। इनको हम क्या बोलते हैं? पटरिया। क्या बोलते हैं? पटरिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पटरिया। पटरिया भी कहते हैं। इनकी मातृभाषा गोंडी है। याद रखना, गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। कथावाचक या गाथावाचक, गाथा वाचते हैं। ठीक है, गाथाएं बताते हैं एक दूसरे की। आजीविका का साधन संगीत, मैंने बताया, गाते हैं, गाथावाचक के रूप में करते हैं। ठीक है, बाकी गौड़ों वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। जहाँ गौड़ पाए जाते हैं वहाँ प्रधान भी देखने को जनरली देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट आप लास्ट अंतिम जनजाति जो मिलेगी वो मिलेगी बिंजवार। जब हम बैगा जनजाति पढ़ेंगे, लास्ट हमारी एक क्लास हम बैगा जनजाति को लेके आएंगे, जब जल्दी ही लेके आएंगे। पहले हम इसके बाद संवैधानिक प्रावधान की क्लास लेके आएंगे, जिससे हमारा वो टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद एक छोटी सी 15 से 20 मिनट की क्लास बैगा जनजाति की लेके आएंगे, तो वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो अब हमारे जो जनजाति का अंतिम जनजाति है वो है बिंजवार जनजाति। कौन सी जनजाति? बिंजवार जनजाति, जो कि एक बैगा की उपजाति है, जो अल्पसंख्यक रूप से निवास करती है। कहाँ पे? विंध्याचल पर्वत में। 12 भाई बेटकर को ये अपना पूर्वज मानते हैं। किसको? आपसे पूछेगा 12 भाई बेटकर को पूर्वज कौन मानते हैं? तो बिंजवार वाले। मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। वीर नारायण सिंह जो कि राजा थे, महान क्रांतिकारी थे छत्तीसगढ़ के, वो इसी जनजाति से संबंधित थे, याद रखना। में उप जनजातियाँ अगर देखें इसकी, तो बिरचिया, बिंजिया और सोनझार। तो ये हमारी बिंजवार जनजाति भी खत्म हो गई। ठीक है, तो हमने अभी तक की जितनी जनजातियाँ थीं लगभग पूरी जनजातियाँ समाप्त कर दी। ठीक है, अब हमारी कोई भी जनजाति ऐसी बाकी नहीं रही है जो हमने कोई भी जनजाति छोड़ी हो, सिर्फ और सिर्फ बैगा को छोड़ के। बैगा जनजाति की एक हम 15 मिनट की क्लास लेके आएंगे, जिसमें हमारी उसके बाद भी, अब देखो 99% जनजाति समाप्त हो गई हैं, सिर्फ 1% बैगा जनजाति बची है। तो आप जितना ज़्यादा इन जनजातियों का रिवीजन करेंगे, छोटी छोटी सी क्लास है, क्लास से रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। संवैधानिक प्रावधान समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं क्लासेस को। आप लोग ज़रूर इन क्लासेस को और ज़्यादा शेयर करिए लोगों तक। ठीक है, धन्यवाद।